छठी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक के काल में छोटे छोटे जनपदों से विकसित होकर 16 महाजनपद अस्तित्व में आए। ये थे अंग, बगध, वज्जी, मल्ल, काशी, कोसल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, गांधार, काम्बोज, अवंती, चेदी और अस्सक महाजनपदों के इस संघर्ष के बीच केवल एक ही राज्य सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा, मगध। मगध ने अपनी ताकत से बाकी सभी महाजनपदों को परास्त कर दिया और पूरे उत्तरी भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। लेकिन आखिर मगध की शक्ति का राज क्या था? क्यों वही सबसे आगे निकला और कैसे उसने पूरे भारत को एक छत्र शासन में समेट दिया? क्या इसकी वजह सिर्फ उसकी भौगोलिक स्थिति थी या फिर इसके पीछे कुछ और राज छिपे थे? ये कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि एक ऐसी सत्ता की है जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को बदल दिया। ये कहानी है मगध के उत्थान की। मगध का नाम सुनते ही हमें इतिहास की उन कहानियों की याद आती है जहां बड़े बड़े साम्राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। लेकिन यह कहानी सिर्फ तलवारों और युद्धों की नहीं बल्कि राजनीति, कूटनीति और समाज में आए उन बदलावों की भी है जिन्होंने इसे सबसे शक्तिशाली राज्य बनाया। मगध के इतिहास को समझने के लिए हमें उसके स्रोतों को देखना होगा। यह जानना जरूरी है कि इतिहासकारों को इस समय की जानकारी कहां से मिली। इसके सबसे पुराने प्रमाण हमें बौद्ध और जैन ग्रंथों से मिलते हैं। त्रिपिटक और जातक कथाएं बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, जबकि जैन परंपरा में आचारम सूत्र और सूत्र कृतांग जैसे ग्रंथों का जिक्र आता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी ग्रंथ बहुत बाद में लिखे गए, इसलिए इनकी प्रामाणिकता पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। फिर भी ये हमें उस समय की राजनीति और समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इसके अलावा पुराणों में भी कई राजवंशों का उल्लेख किया गया है, लेकिन इनमें दी गई कहानियां प्राचीन काल से चली आ रही मौखिक परंपराओं पर आधारित हैं, जिन्हें समय के साथ बदल दिया गया। इसलिए इनकी प्रामाणिकता को भी संदेह की नजरों से देखा जाता है। लेकिन मगध के इतिहास को समझने का एक और तरीका है, विदेशी यात्रियों के लेख। क्या आप जानते हैं कि मगध की ताकत को देखकर विदेशी यात्री भी प्रभावित हुए थे? मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ने अपने लेखों में इस साम्राज्य का जिक्र किया। हालांकि उनके मूल लेख अब हमारे पास नहीं हैं, लेकिन बाद के ग्रीक लेखकों जैसे स्ट्रैबो, डियोडोरस और एरियन ने उनके उद्धरणों को अपने ग्रंथों में संकलित किया। इसके अलावा छठी शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर पश्चिम भारत पर विदेशी शासन का असर रहा, जिसके प्रमाण हमें फारसी और ग्रीक स्रोतों में भी मिलते हैं। हेरोडोटस जैसे लेखकों ने हमें इस समय के बारे में काफी जानकारियां दी हैं। लेकिन अगर हमें सबसे ठोस प्रमाण चाहिए तो हमें अभिलेखों और सिक्कों की ओर देखना होगा। अशोक के अभिलेखों को देखिए, 14 प्रमुख शिलालेख, 7 लघु शिलालेख, 7 स्तंभ लेख और कई अन्य अभिलेख। ये सभी हमें बताते हैं कि मगध का साम्राज्य कितना विशाल था। इन अभिलेखों में एक खास बात थी, ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए थे, जिससे हमें पता चलता है कि अशोक की सत्ता कहां तक फैली थी। वहीं पंचचिह्नित यानी पंचमार्क सिक्कों की खोज से हमें आर्थिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। ये सिक्के पहली बार 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिलते हैं, लेकिन मौर्य काल में इनका उपयोग व्यापक रूप से किया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों मगध ही सबसे शक्तिशाली राज्य बना? अगर हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखें तो पूरे गंगा के मैदान में 16 महाजनपद मौजूद थे। इनमें से सबसे प्रभावशाली 4 राज्य थे, कोसल, वज्जी, महासंग, अवंती और मगध। लेकिन मगध ने सबसे तेजी से अपनी सत्ता का विस्तार किया। इसकी कई वजहें थी। पहला कारण था इसकी भौगोलिक स्थिति। वर्तमान बिहार के पटना, गया, नालंदा और शाहाबाद जिलों में फैला यह क्षेत्र उपजाऊ था। गंगा की घाटी का यह इलाका कृषि के लिए अनुकूल था और यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ थी। इस वजह से यहाँ भरपूर अन्न उत्पादन हुआ और राज्य को कर के रूप में अधिक अनाज मिलने लगा। इसने मगध को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया। मगध के पास न केवल उपजाऊ जमीन थी बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार थी। यहाँ बड़ी संख्या में हाथी पाए जाते थे जिनका इस्तेमाल युद्ध में किया जाता था। ये बात यूनानी स्रोतों में भी दर्ज है कि नंद राजाओं ने लगभग 6000 हाथियों की सेना तैयार की थी। हाथी युद्ध में घोड़ों और रथों से कहीं अधिक प्रभावी होते थे क्योंकि वे दलदली जमीन पर भी आसानी से चल सकते थे और दुश्मन की सेना को कुचल सकते थे। इतना ही नहीं, मगध में लोहा और तांबे का भरपूर भंडार था। यही कारण है कि इस राज्य ने मजबूत हथियार बनाए और अपनी सेना को अत्याधुनिक बनाया। इस समय तक कई राज्यों में अभी भी कांस्य से हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन मगध ने लोहे के हथियार अपनाकर युद्ध में बढ़त बना ली। इतिहासकार R.S. शर्मा का मानना है कि मगध का सामाजिक ढांचा भी इसकी सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण था। यहाँ वैदिक और गैर वैदिक परंपराओं का मिश्रण था, जिससे समाज में अन्य राज्यों की तुलना में अधिक खुलापन था। इससे मगध के शासकों को अपनी विस्तारवादी नीतियों को लागू करने में आसानी हुई। लेकिन क्या केवल प्राकृतिक संसाधन और समाज की संरचना ही इसकी शक्ति के पीछे का कारण थे, या फिर इसके पीछे और भी गहरे राजनीतिक रहस्य छिपे थे? मगध की पहली राजधानी राजगृह यानी गिरिब्रज थी। यह एक सुरक्षित स्थान था जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। लेकिन जब इसे बदलकर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया तो इसकी ताकत और भी बढ़ गई। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक, सोन और पुनपुन नदियों के संगम पर स्थित था।
यह न केवल व्यापार के लिए आदर्श स्थान था, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी अभेद्य था। चारों तरफ नदियां होने के कारण इसे जलदुर्ग यानी वाटर फोर्ट कहा जाता था। यही वजह थी कि यह साम्राज्य विस्तार का केंद्र बना। लेकिन मदद को शक्ति दिलाने में एक और महत्वपूर्ण कारक था। उसके शासक बिंबिसार, अजातशत्रु और नंद वंश के राजाओं ने इसे मजबूत बनाया। लेकिन इन शासकों ने कौन कौन सी नीतियां अपनाई? क्या केवल युद्धों से यह राज्य इतना शक्तिशाली बना या इसके पीछे कोई और रणनीति थी? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या मगध वास्तव में अखंड शक्ति थी या फिर इसके अंदर भी कई कमजोरियां थी? इसका जवाब छिपा है उन शासकों की कहानियों में जिन्होंने सत्ता पाने के लिए न केवल अपने विरोधियों को हराया, बल्कि कई बार अपने ही परिवार के लोगों का सर्वनाश किया। लेकिन कौन था वह शासक जिसने अपने पिता को कैद करके सत्ता हासिल की? कौन था वह जिसने 16 साल तक एक महासंघ को हराने के लिए चालें चली? और कौन था वह जिसने युद्ध में ऐसी घातक तकनीकें अपनाई जिनसे पूरा गंगा क्षेत्र हिल उठा? अजातशत्रु का नाम इतिहास में उस शासक के रूप में दर्ज है जिसने सत्ता के लिए अपने ही पिता बिंबिसार को कैद कर लिया और अंततः उनकी मृत्यु का कारण बना। लेकिन क्या यह केवल सत्ता की भूख थी या इसके पीछे कोई और रणनीति छिपी थी? अजातशत्रु ने जिस आक्रामक नीति को अपनाया, उसने मगध को गंगा के मैदान में सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया। उसने काशी पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और फिर वज्जी महासंघ पर अपना ध्यान केंद्रित किया। यह महासंघ गंगा के उत्तर में स्थित था और इसमें कई स्वतंत्र गणराज्य शामिल थे। वज्जी को हराना आसान नहीं था क्योंकि यह एक संघीय राज्य था जहां निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। अजातशत्रु ने इस महासंघ को तोड़ने के लिए कूटनीति का सहारा लिया। उसने अपने मंत्री वत्सार को भेजा जिसने महासंघ के भीतर फूट डाल दी और आपसी विश्वास को नष्ट कर दिया। इस तरह 16 साल की लंबी लड़ाई के बाद अजातशत्रु ने वज्जी को हराया और इसे मगध में मिला लिया। इस दौरान मगध ने युद्ध में नई तकनीकों का उपयोग किया। अजातशत्रु ने 2 विशेष हथियारों का निर्माण कराया। पहला महाशिलाकंटक यानी एक बड़ा गुलेल जो विशाल पत्थर फेंक सकता था, और दूसरा रथ मुसल यानी ऐसा रथ जिसके दोनों और बड़े बड़े फरे फौलादी खंजर लगे होते थे जो दुश्मन की सेना में घुसकर उन्हें काट डालते थे। इन तकनीकों ने मगध की सेना को और अधिक घातक बना दिया। अजातशत्रु की नजर अवंती पर भी थी। अवंती जो वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित थी, मगध की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी थी। अवंती के राजा प्रद्योत ने मगध पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन अजातशत्रु को इसका पहले ही आभास हो गया। उसने राजगृह की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर किलेबंदी कराई। आज भी राजगीर में इन दीवारों के अवशेष देखे जा सकते हैं। हालांकि अजातशत्रु और अवंती के बीच युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इसने यह साफ कर दिया कि मगध अब पूरे उत्तर भारत में एक प्रमुख शक्ति बन चुका था। अजातशत्रु के बाद उदयन गद्दी पर बैठा। उसने मगध का विस्तार तो नहीं किया, लेकिन एक महत्वपूर्ण कार्य किया। उसने पाटलिपुत्र की नींव रखी। गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित यह नगर व्यापार और प्रशासन के लिए आदर्श स्थान था। लेकिन उदयन और उसके बाद के 4 शासक कमजोर साबित हुए। अंततः जनता ने विद्रोह कर दिया और शिशुनाग नामक वायसराय को राजा बना दिया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में स्थापित की, लेकिन जल्द ही पाटलिपुत्र को फिर से सत्ता का केंद्र बना दिया। उसके बाद नंद वंश सत्ता में आया, जिसने मगध को और भी समृद्ध और शक्तिशाली बना दिया। महापद्मनंद इस वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था। उसे सर्वक्षत्रांतक यानी वह जिसने सभी क्षत्रिय राजाओं का नाश कर दिया कहा जाता है। उसने कई छोटे छोटे राज्यों को खत्म कर दिया और एक मजबूत केंद्रीकृत शासन स्थापित किया। यूनानी लेखों के अनुसार नंद वंश की सेना में 20,000 घुड़सवार, 2 लाख पैदल सैनिक, 2,000 रथ और 3,000 युद्ध हाथी थे। यह उस समय की सबसे बड़ी सेना थी। इस दौरान मगध का विस्तार दक्षिण भारत तक हुआ। नंदों का शासन कर वसूली पर केंद्रित था। उन्होंने कर प्रणाली को इतना कठोर बना दिया कि जनता में असंतोष फैलने लगा। इसी दौरान भारत के उत्तर पश्चिम में एक नया खतरा मंडरा रहा था। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर की सेना। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पंजाब पर हमला किया। हालांकि वह मगध तक नहीं आया, लेकिन उसकी आक्रामकता ने भारत में राजनीतिक हलचल मचा दी। सिकंदर की वापसी के बाद मगध में एक नए युग की शुरुआत हुई, मौर्य साम्राज्य का उदय। चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्ता हासिल करने के लिए चाणक्य यानी कौटिल्य का सहारा लिया। कहा जाता है कि चाणक्य को नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद ने अपमानित किया था, जिसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाने की ठानी। चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त की सैन्य शक्ति ने नंदों को सत्ता से हटा दिया। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया और मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य का सबसे पहला लक्ष्य उत्तर पश्चिमी भारत था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसकी सेना के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, लेकिन चंद्रगुप्त ने उसे युद्ध में हरा दिया। अंततः 303 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने शांति संधि की और गंधार, बलूचिस्तान और काबुल के क्षेत्रों को मौर्यों को सौंप दिया। इसके बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी दिए। इस संधि को मजबूत करने के लिए सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। अब मौर्य साम्राज्य पूरे उत्तर भारत, पश्चिमी भारत और दक्षिण के कुछ हिस्सों तक फैल चुका था।
इस दौरान चंद्रगुप्त ने प्रशासनिक सुधार किए। उसने पूरे साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा और अधिकारियों की नियुक्ति की। उसी राजधानी पाटलिपुत्र को एक भव्य शहर के रूप में विकसित किया गया। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, जिन्होंने चंद्रगुप्त के दरबार का दौरा किया, ने अपनी किताब इंडिका में पाटलिपुत्र की भव्यता का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा कि यह शहर लकड़ी की दीवारों से घिरा था और इसमें 64 द्वार और 570 टावर थे। चंद्रगुप्त के शासनकाल में कर वसूली और व्यापार पर विशेष ध्यान दिया गया। मगध का व्यापार दक्षिण भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान और पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ था। जलमार्गों का उपयोग व्यापार को बढ़ाने के लिए किया गया। चंद्रगुप्त ने विशेष रूप से सिंधु और गंगा नदी मार्गों को विकसित किया, जिससे साम्राज्य की अर्थव्यवस्था और भी समृद्ध हो गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चंद्रगुप्त ने अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में राजपाट क्यों छोड़ दिया? जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिनों में संन्यास ले लिया और श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने उपवास रखकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। उनकी जगह उनके पुत्र बिंदुसार ने सत्ता संभाली। बिंदुसार का शासनकाल उतना प्रसिद्ध नहीं रहा जितना उनके पिता या पुत्र का, लेकिन उन्होंने साम्राज्य को और भी मजबूत किया। यूनानी स्रोतों के अनुसार उन्होंने 16 राज्यों को अपने अधीन कर लिया और दक्षिण भारत में विस्तार किया। उन्होंने सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से राजनयिक संबंध भी स्थापित किए। लेकिन बिंदुसार के बाद आया वह शासक जिसने न केवल भारत के इतिहास को बदला, बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक अनोखा उदाहरण पेश किया। यह था अशोक, जिसने इतिहास में अपना नाम सिर्फ अपनी विजय से नहीं, बल्कि अपने अनोखे विचारों से भी दर्ज कराया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक शक्तिशाली सम्राट ने युद्ध से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया और अहिंसा के रास्ते पर चल पड़ा? अशोक का नाम भारतीय इतिहास में सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक के रूप में दर्ज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह शुरू से ही शांतिप्रिय शासक नहीं थे? अशोक ने भी अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए कठोर नीतियां अपनाई और उनके शासन के शुरुआती वर्षों में युद्ध और विस्तार ही प्राथमिकता थी। कहा जाता है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए अशोक को अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। 4 वर्षों के भीषण संघर्ष के बाद अंततः 269 ईसा पूर्व में अशोक को पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठाया गया। लेकिन उनकी असली परीक्षा तब शुरू हुई जब उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया। कलिंग यानी वर्तमान ओडिशा मौर्य साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यह न केवल व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि दक्षिण भारत तक पहुंचने के लिए एक रणनीतिक मार्ग भी था। लेकिन कलिंग को जीतना आसान नहीं था। यह क्षेत्र स्वतंत्र था और यहाँ की जनता अपनी आजादी के लिए लड़ने को तैयार थी। 260 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1 लाख से अधिक लोग घायल हुए और हजारों लोगों को बंदी बना लिया गया। लेकिन इस युद्ध के बाद जो हुआ उसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। अशोक, जो अब तक एक विजय अभियान पर निकला था, अचानक बदल गया। खुद उनके शिलालेखों में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। उनके 13वें शिलालेख में उन्होंने लिखा है कि इस युद्ध में हुए विनाश को देखकर उन्हें गहरा पछतावा हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि असली विजय तलवार से नहीं, बल्कि धर्म यानी नैतिकता और करुणा के रास्ते से होती है। इसके बाद उन्होंने धम्म विजय यानी धर्म के माध्यम से विजय प्राप्त करने का संकल्प लिया। यह अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। लेकिन क्या अशोक सच में बदल गए थे या यह केवल एक राजनीतिक चाल थी? अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में धम्म यानी नैतिकता का प्रचार किया। उनके अभिलेखों में धम्म के मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। सभी धर्मों का सम्मान, सभी जीवों के प्रति करुणा, सत्य और अहिंसा का पालन और प्रजा की भलाई। उन्होंने प्रशासन को इस तरह व्यवस्थित किया कि हर स्तर पर लोगों की भलाई को प्राथमिकता दी बजाय। उन्होंने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो प्रजा की समस्याओं को सुनते और उनके समाधान निकालते थे। यह पहली बार था जब किसी भारतीय शासक ने इतने व्यापक स्तर पर जनता की भलाई के लिए काम किया। अशोक ने अपनी नीतियों का प्रचार केवल भारत में ही नहीं, बल्कि अन्य देशों में भी किया। उनके अभिलेखों में बताया गया है कि उन्होंने अपने दूतों को यूनान, मिस्र, सीरिया और श्रीलंका तक भेजा। उन्होंने श्रीलंका के राजा तिष्य को बौद्ध धर्म का संदेश भेजा और उनके बेटे महेंद्र तथा बेटी संघमित्रा को वहां बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। इस प्रकार अशोक ने भारतीय संस्कृति और बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का कार्य किया। लेकिन क्या अशोक के धम्म सिद्धांतों से उनका पूरा साम्राज्य संतुष्ट था? क्या सभी लोगों ने इसे स्वीकार किया? नहीं, अशोक की नीतियों से समाज के कई वर्गों में असंतोष भी था, खासकर वे योद्धा वर्ग जो परंपरागत रूप से युद्ध और विजय में विश्वास रखते थे। वे अशोक की अहिंसा नीति से खुश नहीं थे। इसके अलावा कुछ ब्राह्मण समुदायों को भी यह लगा कि अशोक का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर अधिक था, जिससे उनका पारंपरिक स्थान कमजोर हो रहा था। यही कारण था कि अशोक के उत्तराधिकारी उनके साम्राज्य को बनाए नहीं रख सके। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। लेकिन उनकी मृत्यु कब हुई, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। उनके अभिलेखों से हमें यह पता चलता है कि उनके शासनकाल के अंतिम वर्षों में उनका साम्राज्य अभी भी मजबूत था। उनके शिलालेखों और स्तंभों की स्थिति को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि उनका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर
दक्षिण में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक फैला था। पश्चिम में यह बलूचिस्तान और अफगानिस्तान तक जाता था, जबकि पूर्व में यह बंगाल और असम तक विस्तृत था। लेकिन उनके अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि दक्षिण भारत के कुछ राज्य जैसे चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र उनके साम्राज्य के बाहर थे। यह दर्शाता है कि अशोक ने दक्षिण भारत को जीतने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि वहां केवल अपने धर्म का प्रचार किया था। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने लगी। उनके उत्तराधिकारी इतने प्रभावशाली नहीं थे और धीरे धीरे साम्राज्य के विभिन्न हिस्से अलग होने लगे। अंततः लगभग सन 1800 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की स्थापना हुई। इस प्रकार वह विशाल साम्राज्य जिसे चंद्रगुप्त ने स्थापित किया था और अशोक ने शांति के मार्ग पर चलाने की कोशिश की थी, समाप्त हो गया। लेकिन अशोक की विरासत सिर्फ उनके साम्राज्य तक सीमित नहीं थी। उनकी नीतियां और विचारधारा भारतीय समाज और राजनीति पर गहरी छाप छोड़ गई। उनकी धम्म नीति ने आगे चलकर कई भारतीय शासकों को प्रभावित किया, यहां तक कि आधुनिक भारत के संविधान में भी अशोक के स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। तो यह था मगध का उत्थान, जो एक छोटे से महाजनपद से शुरू होकर एक विशाल साम्राज्य में बदला और फिर धीरे धीरे समाप्त हो गया। लेकिन यह कहानी केवल युद्धों और शासकों की नहीं, बल्कि उन विचारों की भी थी जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। प्रश्न यह है कि यदि अशोक की नीतियां इतनी प्रभावशाली थीं, तो मौर्य साम्राज्य का पतन इतनी जल्दी क्यों हुआ? क्या यह केवल कमजोर उत्तराधिकारियों की वजह से हुआ, या फिर अशोक की धम्म नीति ही इसकी एक प्रमुख वजह थी? Bhavya Des and Delhi and Namish Shandol, Delhi,